बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आपने गोल सेट किए होंगे जिनके बारे में आप तगदो भी कर रहे होंगे। दिन को उठते हैं, सुबह उठ के अपने नाश्ते से शुरू होने के बाद उन कामों में आप लगते हैं तो फिर रात भर जो है ना ये काम जारी रहते हैं और रात के आखिरी पहर तक हम देखते हैं जो लोग अपने गोल को सेट कर लेते हैं तो वो इतनी मेहनत करते हैं फिर कि उसके ऊपर फोकस्ड होकर रात भर वो जाग के भी अपना काम कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर लोगों को ऐसे देखा है। लेकिन मसला उन लोगों का जिनका फोकस जो है एक हफ्ते तक तो बड़ा बेहतरीन रहता है कि जी मैंने ये काम करना है, ये मेरा गोल है, इसको अचीव करना है, और वो उसी पर काम करते रहते हैं। लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं एक हफ्ता ये कर लिया, अब अगले 8वें दिन पता लगा कि ये काम भी हो सकता है। अच्छा, फोकस हो गए नए काम की तरफ। हमसे एक और बात ये है कि हम लोग जो है ना लोगों की बताई हुई चीज़ों में बहुत चल रहे थे कि किसी ने कहा कि ये तुम ये कर लो तो हम कहते हैं कि अच्छा ये काम अच्छा लग रहा है, हमें ये हो रहा है, हो सकता है हम ये कर लेते हैं। हम अपने दिमाग से नहीं सोचते कि हमने क्या करना है। हम फोकस्ड इसीलिए नहीं हो पाते और हमें कामयाबी भी इसीलिए नहीं मिल पाती कि हम लोगों के मशवरों पर चल के कोई काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसको अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाते, डीफोकस्ड रहते हैं तो हम लोग को कामयाबी भी नहीं मिलती। तो आपके लिए बेहतर ये है सबसे पहले तो आप अपना कोई गोल सेट करें जो आप पर्सनल, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, उसमें रहकर आप अपना गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए फिर आप काम करें, कामयाबी फिर आपको तब भी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दो तरह के गोल्स हो सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि जी कि मैं फाइनली ये अचीव करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो कि आपने सोच रखा है कि जी कि ये लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स आपको बनाने पड़ेंगे जो माइलस्टोन्स होंगे मुख्तलिफ, और आपको ये देखना होगा कि यहाँ तक मैंने कि यहाँ तक मैंने कैसे पहुँचना है, फिर उससे आगे कैसे पहुँचना है, उसके आगे कैसे पहुँचना है। जब बहुत बड़ा गोल होता है तब भी बहुत चांसेस होते हैं कि हम इधर उधर कहीं पर निकल जाएं, तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे जो हैं माइलस्टोन्स बनाएं, गोल सेट करें ताकि आप अचीव करते जाएं, आपको ये लगे कि हाँ कुछ ना कुछ मैं अचीव कर रहा हूँ। आपने एक गोल रख लिया है कि जी 10 साल में मैंने यहाँ पर पहुँचना है, तो आप तो 2 महीने के अंदर उस पर बोर हो जाएंगे, यार कुछ भी नहीं मिल रहा, ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ये तो मैं शायद गलत साइड पर। तो इसलिए छोटे गोल्स भी अंदर रखें ताकि आपको ये भी आता रहे कि नहीं, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रहते हुए तभी फिर कामयाबी। इकरा के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में मैं जा रहा हूँ, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इकरा आ रही है, तो दोनों ही नाकाम हो जाएंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलें जी, हम कोशिश करेंगे कि अपना फोकस जो है वो अपने काम पर दुरुस्त तरीके से रखें। इसलिए हम अपना फोकस ठीक करते हुए बात करेंगे। सब सियासी जमातें कराची के मसाइल का रोना भी रोती हैं, उनके हल की बात भी कर रही होती हैं, मगर जब कोई मसाइल के हल के लिए कदम बढ़ा रहा होता है, कोई उम्मीद की किरण रोशन हो रही होती है, तो मुखालिफिन को हम ये देखते हैं कि वो तारीफ़ करने के बजाय तनकीद के जो है नश्तर बरसाना शुरू कर देते हैं, तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा है, मगर अब मुस्तफ़ा कमाल साहब इस इक़दाम से मुतासिर नहीं हुए। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि अपनी सियासी ज़िंदगी में छठे वज़ीर आज़म को देखा है कि जो कि KCR का इफ्तिताह कर रहे हैं। पाकिस्तान हाउस कराची में पार्टी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मुस्तफ़ा कमाल ने दावा भी किया कि वज़ीर आज़म ने मनसूबे का 2023 में मुकम्मल होने का ऐलान तो किया, लेकिन ये मनसूबा 2 साल बाद भी मुकम्मल नहीं होगा। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म थोड़ी देर के लिए आते हैं और अफसरान की बताई हुई ब्रीफिंग पर चलते हैं, ग्राउंड में जाते नहीं है, पता होता कुछ नहीं है। PSP सरबराह ने कहा कि सिंध में 2.5 लाख नौकरियों में से एक भी उर्दू बोलने वालों को नहीं मिली है। अच्छा, उधर सूबाई वज़ीर जो है बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वो कहते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने मरदमशुमारी की बात की। उन्होंने कहा मरदमशुमारी बहाना नहीं है, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। सिंध सरकार कब बल्दियाती इंतखाबात कराती है, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, मतलब कि खैर उतना अवाम को जो है, ज़्यादा अवाम ये सोचते हैं कि भाई किसी भी तरह से कोई भी हो, लेकिन हमारा जो मसला है, हमारे दरीना मसाइल हैं, साफ़ पानी का मसला है, सेवरेज के निज़ाम का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, सॉलिड वेस्ट का हल कब निकलेगा, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर आवाम ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। ये जो सारी सूरत हाल है जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बात की है, तो उनको शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान KCR का इफ्तिताह करने वाले छठे वज़ीर आज़म हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे हैं। आपको अभी भी उम्मीद नहीं है कि तमाम मनसूबे जो हैं, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वो पूरे नहीं होंगे, ख़ासतौर पर KCR वाला?
नहीं, कराची में मंसूबे कौन से चल रहे हैं? कराची में तो मंसूबे कुछ चल ही नहीं रहे। कराची के मंसूबे तो सारे रुके हुए हैं। और कराची में K4 का मंसूबा रुका हुआ है। कराची में नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, उस पर सिर्फ 3 सालों से चंद 100 बसें आनी हैं। वो बसें जो है वो अभी 30 बसें कोई आई हैं, 20-25 बसें, उस पर जो है वो उससे ज़्यादा तो वज़ीर आए हुए हैं उसके इफ्तिताह करने के लिए। जितनी बसें नहीं हैं उससे ज़्यादा वज़ीर आए हुए हैं। तो ये और ये जो सर्कुलर रेलवे है, ये सर्कुलर रेलवे वज़ीर आज़म साहब एक तख्ती लगा के चले गए। सर्कुलर रेलवे, मैं अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिकल लाइफ में छठा वज़ीर आज़म देख रहा हूँ जो सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर रहा है। सर्कुलर रेलवे की कोई स्टडीज़ पे बात नहीं हो रही, उसके ब्रॉड गेज को चेंज करने की बात नहीं हो रही, उसके एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही, उसके ऊपर अभी जो है पता नहीं 27 से 28 फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाने, उसकी बात नहीं हो रही। तो ये सब कुछ आई वॉश है। ऐसा लगता है कोई इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, किसी ने समझा दिया। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ करने वाले लोग जो हैं वो सही नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने तो दावा ये भी किया है कि सिंध में 2.5 लाख नौकरियों में से एक भी उर्दू बोलने वाले को नहीं मिली है। अगर वाकई ऐसा है तो आपने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ कोई बात की है या कोई लायहा अमल बनाया? जी हम तो असेंबलियों में नहीं हैं, हम तो असेंबलियों में नहीं हैं। हम लोगों को आवाज़ लगा रहे हैं कि जिनको तुमने अपने वोटों से चौकीदार बनाया है वो खुद चोरों के साथ मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं, तुम्हारा दरवाज़ा खोल दिया घरों का, और वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हो नहीं सकते। कराची से 14 सीटें पीटीआई को मिली थी, कराची से 4 सीटें एमक्यूएम को मिली थी, 21 में से 18 सीटें तो ये हुक्मरान जमात के पास है। उसके बाद फिर ये हो रहा है, तो फिर हम लोगों को बता रहे हैं कि भी हुक्मरान जमात में जो बैठी हुई पार्टियां ये क्या कर रही हैं। दूसरी बात कि सिंध हुकूमत के लिए को आवाज़ लगा रहे हैं और राय आम्मा हमवार कर रहे हैं कि कराची के लोगों की आवाज़ बन रही है। आवाज़ तो असेंबली में बैठे हुए लोगों को उठानी चाहिए, नहीं उठा रहे, तो हम उठा रहे हैं ये आवाज़। ठीक है कमाल साहब, बात कर लेते हैं बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब तो ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी जो है वो बहाना नहीं है, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। अगर पीपल्स पार्टी भी तैयार है तो बल्दियाती इंतखाबात में आप क्या समझते हैं, रुकावट क्या है? जी, बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट पीपल्स पार्टी ही है, और पीपल्स पार्टी को जो है वो उन्होंने कोर्ट्स में जाकर अपने डिफरेंट स्टांसेस ले रखे हैं। और जो ये मरदमशुमारी की बात है, मरदमशुमारी तो 2018 के इलेक्शन से पहले 2017 में हुई भी थी और उस वक्त भी रिजल्ट नहीं आया हुआ था। तो अगर मरदमशुमारी को बेस बनाकर अगर इलेक्शन पोस्टपोन होने होते तो 2018 में भी पोस्टपोन हो जाते। तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो कराची हैदराबाद सिटी नहीं जीत सकती। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि लोगों उनके कामों की वजह से लोगों के अंदर बहुत नफरत है, और उनको पता है कि सारा कुछ जो है वो सारी पावर जो है वो कराची में है। कराची जो कंट्रोल करता है उसकी जो है वो उसकी एक पावर होती है। तो इस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए इस कराची को कंट्रोल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए। अगर ये बात इसका रिवाज बन गया तो मैं ये कहता हूँ कि कल को जब वज़ीर आला का टेन्योर ख़त्म हो तो फिर कोई आए गैर जमहूरी ताकत और कहे कि भाई हम वज़ीर आला की जगह जो है वो पॉलिटिकल हम अपॉइंटमेंट करेंगे और हम एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे सिंध चलाने के लिए। सो कॉल्ड हमारी जो जमहूरी ताकत है, जिसको मैं जमहूरी मानता नहीं, कोई भी जमहूरी नहीं है, और इनका एटीट्यूड जमहूरी नहीं है। और ये तमाम उसमें पार्टियां शामिल हैं, PMLN भी, PTI भी और ये पीपल्स पार्टी भी। इनकी सोच अवाम की लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के हवाले से एक ही है। ये नहीं चाहते, अपनी हक्कान कोशिश करते हैं कि अपने हाथों से इलेक्शन नहीं करें। अगर हम बात करें हर किसी मसले की कोई ना कोई रूट कॉज तो होती है ना, तो अगर हम कराची के मसाइल की बात करें तो उसकी रूट कॉज क्या है? और सिंध के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम की अगर बात कर लें तो अवामी नुमाइंदों के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो मसाइल को हल कर सकते हैं। देखिए, कराची की बुनियादी मसाइल की जड़ जो है वो पीपल्स पार्टी और MQM है। पीपल्स पार्टी यहाँ पर 13 सालों से इक़्तिदार में रही है और MQM यहाँ पर 35 सालों से इक़्तिदार में रही है। MQM कब से 4 महीने पहले तक यहाँ पर जो उनका मेयर था, और उनका मेयर इतना करप्ट था और उनका सिस्टम इतना करप्ट था कि वो जो इख्तियारात जो उनके पास थे उन्होंने वो भी सही इस्तेमाल नहीं किए। और ये जो इख्तियारात 2013 में इस शहर के गए हैं,
उसमें MQM बराबर की शरीक है इस जुर्म में। और पीपल्स पार्टी ने गवर्नरी दे के इनको वजारतें दे के उस ज़माने में ये हुकूमत का हिस्सा थे और अपने हाथों से लिखकर इन्होंने कराची की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल दिए और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के ऊपर इनके गवर्नर ने साइन किया बैठकर। उसकी पिक्टोरियल एविडेंसेस आज भी मौजूद हैं। 2013 में 2012-13 में ये हुआ है और ये 2014 के एंड तक ये हुकूमत का हिस्सा बने रहे हैं और आज ये शोर करते हैं कि भाई हमारे इख्तियार छिन गए। इख्तियार तो इन्होंने अपने हाथों से दिया है। ये पार्टी तो आपको पता है कि भाई MQM हड़तालें कराने वाली पार्टी मशहूर थी, दुकानें बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी। तो अगर लोगों के इख्तियारात और वसाइल जा रहे थे, पीपल्स पार्टी छीन रही थी, तो क्या एक भी कॉल दी उन्होंने शहर बंद कराने की? क्या उन्होंने एक दफ़ा भी जो है वो इस दुकानें बंद कराई? कोई एहतजाज किया? इसलिए नहीं किया कि जब ये इख्तियार जा रहा था ये खुद इसी सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का हिस्सा थे, इनका गवर्नर था, इनके वुज़रा थे और इन्होंने अपनी रिश्वत के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने इख्तिदार के लिए कराची के लोगों का सौदा किया और ये इख्तियारात और वसाइल इन्होंने दे दिया। और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमसे ये छीन लिया, वो छीन लिया। पीपल्स पार्टी को इस शहर पे कब्जा कराए MQM ने। कमाल साहब, जो वज़ीर बल्दियात का मौक़िफ़ है उस पर तो हमने बात की। यासीन काबीना ने KMC के जो टैक्सेस हैं बिजली के बिलों के ज़रिए वसूल करने की मंजूरी भी दी है। आप समझते हैं कि ये मसले का हल है और इससे मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल माली मामला बेहतर नहीं होंगे। लोग ये बिल नहीं देंगे इसलिए कि आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप पीने का पानी नहीं दे रहे, आप सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक कर रहे, आप कचरा नहीं उठा रहे, आप सड़कों की सफाई नहीं कर रहे, आप जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, आप पार्ट्स नहीं दे रहे, सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं दे रहे, सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं दे रहे, आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और इस गुर्बत के दौर में जहाँ पर आप जो एक दिन में 20-20 रुपए जो है वो आप गैस की कीमतों में जो है वो आप CNG की कीमतों में आप इजाफा कर रहे हैं, आप एक दिन में 5-5 रुपए, 5.25 रुपए आप पेट्रोल की कीमतों में आप इजाफा कर रहे हैं और उससे जो महंगाई का बम गिर रहा है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं दे के लोगों से और टैक्स लेने का, वसूल करने का आपने ये प्लान कर रखा है। के इलेक्ट्रिक अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रही है। के इलेक्ट्रिक को अपने बिल में KMC या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी बिल को जगह नहीं देनी चाहिए। लोग ये बिल नहीं देंगे क्योंकि हुकूमत लोगों को कुछ नहीं दे रही जिसके एवज ये बिल मांगे। अच्छा मुस्ताद साहब, हम पॉलिसी की बात करते हैं वफाकी हुकूमत की, जो कि कराची में मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से आपको लगता है कि इससे अवाम के मसाइल जो वो हल हो जाएंगे? वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से बातों की हद तक है, बातों का टूर्नामेंट है। वज़ीर आज़म साहब आते हैं, ऐलानात करते हैं और चले जाते हैं। 66 अरब रुपए देकर ऐलान करके 1 रुपया नहीं मिला, फिर आए तो जो है वो 1100 अरब रुपए का ऐलान करके गए, 1 रुपया नहीं मिला। अब आए तो कहकर गए कि कराची का मसला जो है वो पानी है और कराची का मसला ट्रांसपोर्ट है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? 3 साल हो गए आपको, K4 आपने ले लिया 100% और ट्रांसपोर्ट जो है वो ग्रीन बसेज नवाज शरीफ के दौर में पूरा स्ट्रक्चर तैयार खड़ा हुआ है, आपको सिर्फ बसें लेकर आनी थी। एक तिनके बराबर का काम नहीं हुआ है 3 सालों में। और अभी KCR जो कि एक ऑलरेडी बिछा हुआ ट्रैक है उसके ऊपर कोई और मसले मसाइल नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई 2-4 इंक्रोचमेंट्स हटाई हैं, उसी KCR के ऊपर आप तख्ती लगाकर चले गए। तो कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स और कैसे मेगा प्रोजेक्ट्स? हाँ, जो तबाही बर्बादी फेरी है वफाकी हुकूमत ने, यहाँ पर पीपल्स पार्टी को शहर में खुली छुट्टी दे दी है, कोई आवाज़ नहीं है। वफाकी हुकूमत ने यहाँ से अगर सूबाई हुकूमत कोई जॉब्स नहीं दे रही है अपने सूबे में, तो वफाकी हुकूमत के इदारों के भी जो एड्स आ रहे हैं उसमें कोई शहर वालों के लिए कोई नौकरी नहीं है। वफाकी हुकूमत ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाने की संग बुनियाद रखा उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में। उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी का साल गुजर गए, कोई आता पता नहीं है, कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई नई जॉब नहीं, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं। तो वफाकी हुकूमत तो सिर्फ मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी या फिर अपोजिशन से भी आप मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। उनको लगता है कि वो मसला हल नहीं होने जा रहा है, सिर्फ जो है टूर्नामेंट बयानबाजी का चल रहा है और ऐलानात का चल रहा है, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि कुछ हासिल होगा, बल्कि बहुत कुछ हासिल होगा और मसाइल
कराची के हाल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रमीज़ राजा के चेयरमैन पीसीबी का ओहदा संभालने के बाद अगर हम देखें तो इस्तीफ़ों का एक सिलसिला है जो कि अभी तक जारी है। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की अगर बात करें तो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मुतफ़िका तौर पर अब मंजूर भी कर लिया। और ज़रा ये बता रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा शायद मुतारिफ़ करवाया जा सकता है और उस पर किसी साबिक क्रिकेटर को ही शायद लाया जाएगा। जिस तरह से सौरव गांगुली का जिक्र हो रहा होता है भारत के अंदर या फिर इंग्लैंड के अंदर एंड्रू स्ट्रॉस का जिक्र हो रहा था, तो शायद उसी तरह का कोई मॉडल कहा जा रहा है कि इधर आ सकता है। खैर T20 वर्ल्ड कप के लिए जो मुंतखब स्क्वाड है उसमें तब्दीलियों का इम्कान है। ज़रा ये दावा कर रहे थे कि जी कि आज़म खान, हसनैन और सुहेब मकसूद जो हैं ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से इनके सितारे गर्दिश में। कल सुहेब मकसूद ने एक अच्छी इनिंग्स खेली है, बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली है। पता नहीं अब क्या होता है, अभी काफ़ी मैचेस पड़े हैं, शायद अब ब्रेक लग जाएगी कि दिमाग बनाने में कि क्या करना है, कोई तब्दीली लानी या नहीं लानी। आज़म खान ने तो खैर कल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। चलें जी ठीक है, अभी अब उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आगे तब्दीलियाँ, क्योंकि होनी है, कहा भी गया तो तब्दीलियाँ होंगी। अगर हम स्क्वाड की बात करें, स्क्वाड से आउट होने वाले हैं और ये जिनके नाम अगर आ रहे हैं सामने, दूसरी जानब अगर हम नेशनल T20 कप की बात कर लें तो उसमें अच्छी कारकर्दगी पर शोएब मलिक का नाम, फ़खर जमान और शाहनवाज धानी का जो नाम है वो कौमी स्क्वाड में एंट्री के लिए मतलब समझा जा रहा है, उस इशारे उनकी तरफ हैं कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इनको शायद लेके आया जा सकता है। और एक और अच्छी हमजा खबर ये भी है कि इंग्लिश बोर्ड की जानिब से दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर अब माफ़ी मांग ली गई। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। उनके चेयरमैन ऐयान बटमो और उनका कहना है कि पाकिस्तान समेत जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे माजरत खाएँ हम। उनका कहना है कि पाकिस्तान का दौरा ना करने का फ़ैसला बोर्ड का था। अगले साल जो स्केड्यूल टूर है उसके हवाले से जो हो सका वो इंग्लैंड बोर्ड कर रहा होगा। और इस पर फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि जी कि इंग्लिश बोर्ड ने जो माजरत की है उसके बाद पाकिस्तान के दौरे का ऐलान भी उन्होंने किया कि अगले साल जो दौरा है वो हम कर रहे होंगे, उम्मीद हम यही कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये देखना है कि इंग्लैंड वक्ती तौर पर ये कह रहा है, टाइम तो अभी भी खैर मौजूद था, अभी फैसला क्यों नहीं किया गया। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर ये बताइए आपको वजह क्या समझ आ रही है? वसीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, वर्ल्ड कप से पहले इस्तीफ़ा दे दिया, इंग्लैंड से रिलेटेड कुछ है या फिर तनख्वाहों का जो मसला था उसमें कमी आ रही थी, इख्तियारात में कमी आ रही थी? देखिए, वसीम खान के इस्तीफ़े के हवाले से मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं और अभी तक उन इत्तलात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन आपने देख लिया पिछला 2.5 साल जिसमें अथॉरिटी के साथ काम किया था वसीम खान ने, पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई। उनके कई ऐसे डिसीजन थे जो बहुत बुरी तरह बाउंस बैक किए, जिसमें उनका इंडिविजुअल डिसीजन था जहां उन्होंने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए मिसबाहुल हक को 3 ओहदे दे दिए थे। चीफ सेलेक्टर भी दे दिया था उन्होंने, कभी ज़िंदगी में कोचिंग नहीं की थी, उन्हें पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दिया था, उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया था। ये ब्लंडर आज़म था वसीम खान का। और ये इसमें सबसे बड़ी राय भी वसीम खान की अपनी पाई जाती थी, जो न्यूजीलैंड में एक मरतबा इस सिस्टम को अप्लाई किया गया था और उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। आप देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड T20 सर पर है। हम रोज़ बात कर रहे हैं हमारी टीम में तब्दीलियाँ होंगी, हमारी टीम में तब्दीलियाँ होंगी। इवन कि पाकिस्तान की नेशनल टीम का ये हाल कर दिया है। तो मकाफात अमल ज़िंदगी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, पाकिस्तान की यही T20 टीम नंबर 1 टीम थी और मार्जिन से नंबर 1 टीम थी। 13 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क था जिस वक्त सरफराज अहमद पाकिस्तान T20 टीम के कैप्टन थे। आप बाकी फॉर्मेट से अगर उन्हें हटा देते, लेकिन इस जगह से कोई वजह नहीं बनती थी कि आप सरफराज अहमद को यहाँ से हटाते। और मुझे याद है सरफराज अहमद को वसीम खान और ये दोनों कमरे में थे और वसीम खान ने सरफराज अहमद से कहा था कि या तो आप रिज़ाइन कर दो वरना हम आपको हटा देंगे। उसने कहा आप हटा दें। तो तकरीबन यही सूरत हाल सुनने में आए आज वसीम खान के साथ थी, या तो आप रिज़ाइन कर दें या फिर आपको हटा देंगे। और एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही हुआ कि वसीम खान अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहे, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचा कर गए। इसका अजाला कौन करेगा? वो तो इंग्लैंड में जाके अपने घर में बैठ जाएंगे, इसका अजाला कौन करेगा? अच्छा नसीर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा भी मुतारिफ कराने का एक प्लान बनाया जा रहा है। ये ओहदा चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे से किस तरह से डिफरेंट होगा और इससे कौमी क्रिकेट को क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट पर इस वक्त डिफरेंट फोरम पे काम करने की ज़रूरत है। पहले हमारा एक ही डोमेस्टिक डिपार्टमेंट था जिसमें सीनियर लेवल की क्रिकेट और जूनियर लेवल की क्रिकेट को हम एक साथ ऑपरेट करते थे। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह हमें स्टार दिखाई नहीं दे रहे, आप नेशनल T20 टूर्नामेंट देख लें, इन्हीं खिलाड़ियों को 10-12 साल से देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, नया खिलाड़ी तो बता दें कौन सा है। तो
टू टियर पे काम करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। रमीज राजा साहब की सरबराही में मेरे ख्याल में जूनियर सेक्टर जो अंडर 19 से नीचे लेवल का है, जिसमें आप अंडर 12 तक चले जाएं, अंडर 17 आता है, अंडर 15 आता है, अंडर 14 आता है, तो ये एक जो है इनका सिलेबस ही अलहदा होना चाहिए, इनकी तरबियत बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए। जबकि 19 से ऊपर जो जा चुके हैं वो सिस्टम से काफ़ी हद तक हम आहंग हो चुके हैं, तो उनकी तरबियत का पैमाना मुख्तलिफ होना चाहिए। ये जितने भी नए ओहदे आ रहे, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन आपने देखा होगा, ये ओहदा हमने इंडिया में भी देखा था। रवि शास्त्री को पहले डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन बनाया था, फिर वो इंडियन टीम के कोच बने थे। इसी तरह एंड्रयू स्ट्रॉस अभी भी जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं, तो हम उन्हें देख के अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि हमारे अपने कल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने आपको कहा कि जहां हमारी क्रिकेट जा चुकी है, एक तो जाके गांव देहातों में जहां से इस वक्त क्रिकेटर आ रहा है, पहाड़ों से क्रिकेटर आ रहा है, आप वहां जाके अच्छा टैलेंट हंट करें यंग क्रिकेटर्स का, और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को 2 डिफरेंट टियर्स में चलाएं, एक सीनियर क्रिकेट अलहदा और राजू साहब T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात कर लेते हैं। पावर हिटर शामिल किए गए, आजम खान, शोएब मकसूद ने खैर कल एक बेहतर इनिंग्स खेली है, खुशदिल शाह की नाकामियों का सिलसिला भी जो है वो भी जारी है। आप समझ रहे हैं कि कुछ तब्दीलियाँ हो जाएंगी, या फिर अब ज़रूरी है तब्दीलियाँ करना, या फिर हो गया फैसला, अब शायद तब्दीली नहीं हो रही होगी जिस तरह से मोहम्मद वसीम कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल ज़रूरी दिखाई दे रहा है। अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं, कल मैंने देखा था, कल के मैच में शोएब मकसूद ने 75 रन की इनिंग खेली थी, अच्छी इनिंग खेली थी, 157 के स्ट्राइक रेट से खेली थी, लेकिन एक इनिंग से काम नहीं चलता। आपको अभी जो बाकी मैचेस हैं, अभी शोएब मकसूद ने 3 मैचेस खेले हैं, शोएब मकसूद के पास अभी 7 मैचेस हैं। शोएब मकसूद को एटलीस्ट जो हमारी डेडलाइन है जमा कराने से पहले भी जो है, जो टीम हम चेंज कर सकते हैं, उससे पहले भी शोएब मकसूद को 4 मैच मिलेंगे, उसमें से शोएब को 2 में मैच विनिंग नॉक खेलनी चाहिए, वरना फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस चेंजेस की जानिब जा रहा है उसे उसी चेंजेस की जानिब जाना चाहिए। तो हमारे ज़ाहिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। खुशदिल शाह भी आज कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके थे। कल जो मैच खेला गया था उसमें 20 रन उन्होंने 22 गेंदों पे स्कोर किए थे, उनसे गेंद मिडल नहीं हो रही थी। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। बात गलत नहीं हो रही है अगर इन तमाम प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया। आजम खान ने भी कुछ 1-2 लास्ट में जो उनका रोल रखा है टीम मैनेजमेंट ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने, उन्होंने आखिर में 2 छक्के लगाए, लेकिन 2 छक्के आपकी टीम में रहने का जवाब नहीं है। उनकी जगह अलग ही यही आपने रखी है कि आखिर के 2-3 ओवर में आपने हिटिंग करनी है, लेकिन आप कांस्टेंट तो करें। एक मैच की वजह से तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, एक मैच की वजह से शोएब मकसूद के लिए। बात है। अच्छा निको साहब, अगर हम बात करें, एक बड़ी अच्छी खबर आई है, ये भी है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर अब माफ़ी मांग ली गई है। आप समझते हैं कि अहम अदारों की मनसूखी पर जब जिस तरह से मनसूखी पर PCB का मौक़िफ़ था वो ठीक तरीके से पेश किया गया, उसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया? देखिए अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है, एक अच्छा जेस्चर दिखाई देता है, लेकिन इस माफ़ी से और जो पाकिस्तान की साख को आपने ऐसे वक्त में कि जब न्यूजीलैंड टीम सिक्योरिटी की वजूहात बना करके थ्रेट आई है चली गई थी, ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए था। हमने आपको किस वक्त जाके सपोर्ट किया था, और न्यूजीलैंड टीम के जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई थी कि आपकी टीम यहाँ पर इंग्लिश टीम पाकिस्तान में आती। हमने उस वक्त जाके इंग्लिश टीम को सपोर्ट किया था कि जब आप देख सकते हैं कि कोविड की क्या सूरत हाल थी और इंग्लैंड को कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। तो उस लिहाज से अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमने एहसान उनके ऊपर ज़रूर किया हुआ है, वो माफ़ी से काम नहीं चलेगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अब कह रहा है कि हम आइंदा साल आएंगे। आइंदा साल यार किसने देखी है कल क्या माहौल होता है क्या नहीं होता। इस वक्त हमारी क्रिकेट को ज़रूरत थी कि वर्ल्ड T20 सर पर था, हमें तैयारी करनी चाहिए थी। माफ़ी से क्या होता है, इस चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करना चाहिए। और मुदस्सिर नज़र साहब की इस बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि टूर से पहले बैंक गारंटी ले लें कि आप आएंगे। ये वो लोग हैं कि जो जब इनका मुफाद होता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं, चाहे वो कितने अपने आप को गोरे जो है वो सर उठा के चलते हो, लेकिन जब इनका मुफाद नहीं होता है ये किसी को भी जो है वो डिच करने में देर नहीं लगाते, जो दोनों न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया। और हाल ही में इस कोविड-19 दौर में इन्हीं दोनों मुमालिक के ऊपर पाकिस्तान ने जाकर एहसान किया था। दूसरी जानिब भारत का जो मामला चलते हैं वो तो आप देखते ही रहते हैं कि वो पेश होते हैं फिर जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है। सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलता। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एश्योरेंस दे, एक बड़े टूर की एश्योरेंस दे, एट द सेम टाइम बैंक गारंटी भी जमा कराए कि आप आओगे।
हम बहुत माली नुकसान ठीक है, बर्दाश्त नसीम कर राज, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अब जो हवा चली हुई है कि शायद तब्दीलियां होंगी, चंद एक मैचेस और देखने होंगे, जब लाहौर में भी मैचेस हो रहे होंगे नेशनल T20 कप के, तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी सामने आ सकेगी और फिर पता लगेगा कुछ तब्दीलियाँ होती हैं या नहीं होती हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us.